नमस्कार। आज हम इजराइल ईरान के बीच जो टकराव चल रहा है उसमें हाल के कुछ दिनों खासकर 21 से 23 जून 2025 की घटनाओं पर बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे पास जो खबरें और रिपोर्ट्स हैं उन्हीं के आधार पर ये बातचीत है और कोशिश ये रहेगी कि इस काफी उलझी हुई स्थिति के जो मुख्य पहलू हैं, बिल्कुल, जैसे सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक कोशिशें और जो मानवीय या आर्थिक असर हो रहा है उसे समझें। सही। तो चलिए देखते हैं कि हुआ क्या है असल में इन कुछ दिनों में। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये जो सीधा टकराव है ये तो 13 जून को इजराइल के हमले से शुरू हुआ था। हाँ। और फिर 21 जून को अमेरिका भी इसमें सीधे तौर पर शामिल हो गया। तो आज हम खास तौर पर 21 से 23 जून की जो तेज गतिविधियां रहीं उन पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अगर सैन्य मोर्चे को देखें, 21 जून की बड़ी खबर तो यही थी कि अमेरिका ने ईरान के 3 अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान इन पर हमला किया। हाँ, ये बड़ी खबर थी। रिपोर्ट्स में तो राष्ट्रपति ट्रंप का ये दावा भी आया कि ये ठिकाने पूरी तरह तबाह कर दिए गए हैं। फिर 23 जून को ऐसी खबरें आईं कि इजराइल ने भी हमले किए ईरान के सुरक्षा कमांड सेंटरों पर, तेहरान में कुछ जगहों पर, जिसमें एविन जेल का भी जिक्र था। एविन जेल, हाँ। और यहाँ तक कि फोर्डो परमाणु साइट तक जाने वाले रास्तों को भी निशाना बनाया गया। देखिए, इसमें जो सबसे अहम बात है वो है अमेरिका का सीधे इन हमलों में शामिल होना। हाँ, वो एक बड़ा कदम था। इससे न सिर्फ तनाव एकदम से बढ़ गया है, बल्कि ये संघर्ष और फैल सकता है, इसका खतरा भी बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। और जहां तक इजरायली हमलों की बात है तो उनका इरादा तो साफ लगता है कि ईरान की फौजी और जो परमाणु क्षमता है उसको कमजोर किया जाए। हाँ, निशाना तो वही लगता है। लेकिन एक सवाल जो कई रिपोर्ट्स में उठ रहा है वो ये कि फोर्डो जैसे ठिकाने जो जमीन में काफी गहरे बने हैं, हाँ, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, उन पर इन हमलों का असर कितना हुआ होगा ये कहना अभी मुश्किल है। सही बात है। वो हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है उनकी भेद्यता को लेकर। अच्छा, लेकिन ये दिलचस्प है कि इस सैन्य तनाव के बीच भी कूटनीति के दरवाजे शायद पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। हाँ, कोशिशें तो चल रही हैं। 23 जून को खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची वो मॉस्को में थे, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले जी। और उससे ठीक पहले 20 जून को वो जेनेवा में यूरोप के जो बड़े देश हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी और ईयू, उनके प्रतिनिधियों से भी मिले थे। हाँ, तो इन मुलाकातों को अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें तो ये जो मॉस्को मीटिंग है ये शायद इशारा करती है कि ईरान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ढूंढ रहा है, या शायद रूस को मध्यस्थ बनाना चाह रहा हो सकता है। और दूसरी तरफ जिनेवा मीटिंग ये दिखाती है कि वो यूरोप के साथ भी बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। ईरान का जो स्टैंड रिपोर्ट्स में आ रहा है वो ये है कि परमाणु संवर्धन उनकी बोल्ड रेड लाइन है, उसे वो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से ये आक्रामकता रुकती है तो वो बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। तो एक शर्त के साथ दरवाजा खुला रखा है, कुछ ऐसा ही लगता है। और इसी बीच फ्रांस जैसे कुछ यूरोपीय देश हैं जो लगातार कह रहे हैं कि भाई संयम बरतो और फौजी तरीके से सत्ता बदलने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात भी आई है। लेकिन इस सब का जो जमीनी असर है, इंसानी जिंदगी पर, अर्थव्यवस्था पर, वो बहुत भारी पड़ रहा है। हाँ, वो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 21 जून तक के जो आंकड़े सामने आए, ईरान में कम से कम 430 मौतें, 3500 घायल, बहुत ज्यादा। और इजराइल में भी 24 आम नागरिकों की मौत हुई और करीब 1272 लोग घायल हुए। और लोगों के अपने घर छोड़कर भागने का खतरा वो तो अलग है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक बड़ा मानवीय संकट बनता जा रहा है। आम लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो युद्ध अपराधों के आरोपों की तरफ भी इशारा कर रही हैं। पड़ोसी देशों में भी डर का माहौल है, जैसे जॉर्डन। और आर्थिक मोर्चे पर देखें तो तेल की कीमतें उछल गईं। हाँ, वो मैंने देखा, $74.84 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। बिल्कुल। और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत ही अहम रास्ता है। तो इसका असर तो फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, पेट्रोल डीजल महंगा होने का खतरा। हाँ बिल्कुल, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके झटके लग सकते हैं। और एक और चिंता की बात जिसका जिक्र आया है वो IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख की चेतावनी है। हाँ, उन्होंने चेताया है कि ये जो परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं इससे रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। निश्चित रूप से ये एक भयानक संभावना है। तो अगर संक्षेप में कहें तो पिछले कुछ दिनों में फौजी तनाव बहुत तेजी से बढ़ा है। हाँ। कूटनीतिक कोशिशें चल तो रही हैं, लेकिन वो कितनी कामयाब होंगी कहना मुश्किल है। और इस सब की जो मानवीय और आर्थिक कीमत है वो बहुत ज्यादा है और बढ़ती जा रही है।
स्थिति मतलब बेहद नाजुक बनी हुई है। और एक बड़े संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा कई विश्लेषण कह रहे हैं। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब कहाँ जा रही है ये स्थिति? जाहिर है ये एक बेहद पेचीदा और खतरनाक मोड़ है। आगे क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, भविष्य बहुत अनिश्चित है और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये जो सीधा सैन्य टकराव है और ये जो क्षेत्रीय अस्थिरता है, इसके तात्कालिक असर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? जैसे दुनिया में शक्ति संतुलन कैसे बदल सकता है, उस पे इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा, ये कुछ सवाल हैं जिन पर शायद गौर करने की जरूरत है।